ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं MQM बहाली कमेटी के चेयरमैन और रूए रवां जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। फारूक साहब, आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को बढ़ा के आगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और अब अशाइये फिर से चलना शुरू हो गए। बहुत सारी पार्टियां जमा हुई कि ये हुकूमत नाअहल है और हमने ये हुकूमत गिरानी है, सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी है। बहाली कमेटी क्यों नहीं गई इस इत्तेहाद में, या आपको इनवाइट नहीं किया गया? आपको लग रहा है कि ये जो इत्तेहाद बना था या अभी भी बन रहा है तो ये ठीक था, इनका राइट था, और क्या वफाकी हुकूमत आइनी मुद्दा पूरा होने से पहले ही हटा दी जाए? देखिए, PMLN के कुछ रहनुमाओं ने मुझसे राब्ते किए और उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं PMLN में शामिल हो जाऊं। फिर उसके बाद PTI ने भी अप्रोच किया। अच्छा। और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी ने भी। तो तीनों बड़ी पार्टियों ने, जिनको मैं कह रहा हूँ कि बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो आपको जब अप्रोच किया तो कोई ऑफर की? कि मैं कौमी सियासत कराची की बुनियाद पर करता हूँ। कराची को एक कौमी शहर जो कि है मुस्तनद तस्लीम शुदा। अगर आपको सिंध हुकूमत को स्टेक दे, कोई आपको वजारत मिले, और मेरे ख्याल में वजारत का मसला नहीं, कुछ बुनियादी बातें तय करनी है। अच्छा। जब तीनों जमातों को समझनी कि उनका तीनों का फेलियर, आपने बातें की, वो तो मैंने बताया ना, जैसे इलेक्टेबल्स की सियासत, पैसों की रेल पहले इंतखाबात में, पार्टी के अंदर कोई एहतसाब का निजाम ना हो, तो ये बुनियादी बात होगी। इसके अलावा इस्लाहात में लैंड रिफॉर्म्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जमीनी ज़रूरी इस्लाहात कौन करेगा? दूसरे नंबर पर टैक्सों का रिफॉर्म, यानी मुनसिफाना टैक्सों का निजाम। अगर आप एक तनख्वाहदार तबके से हैं और अगर 5 लाख से ज्यादा सालाना आमदनी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी वाले टैक्स से मुस्तस्ना हो तो कैसे चलेगी मुल्क, कैसे चलेगा? एक बात। उसके बाद एक इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम आर्टिकल 140A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट से करवानी है। फिर उसके बाद वसाइल की मुनसिफाना तकसीम आर्टिकल 160 में कौमी मालियाती कमीशन बनता है। मरकज से सूबों को पैसे मिलते हैं, सूबों पर कोई इस बात की पाबंदी नहीं कि वो शहरों को, जिलों को, बल्दियात को, कस्बों को भी पैसे दें। देना चाहे दे, ना देना। जंगल का बादशाह अंडा देना चाहे अंडा दे, बच्चा देना चाहे बच्चा दे। यही मुहावरे है ना। तो सूबाई हुकूमत असल में है जंगल का बादशाह। वसाइल सारे ले लेती है, इख्तियारात भी ले लेती है 18वीं तरमीम में। अब उस जंगल के बादशाह की मर्जी है, बच्चा दे, अंडा दे, पैसे दे ना दे बल्दियात को। यहाँ गड़बड़ है साहब। इसको करने के लिए आर्टिकल 160 में मैंने तजवीज दी पिंडी को और इस्लामाबाद को। अच्छा। 4 नुकात, उसमें से एक नुकता अहम यह है कि असल खराबी है कि सिर्फ मरकज और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम क्यों है? अगर ये सतही जमहूरियत है, वफाक, सूबे और बल्दियाती जमहूरियत, तो फिर मरकज और सूबों के दरमियान भी तकसीम हो और मरकज से बराह रास्त बल्दियात को, शहरों को, जिलों को, कस्बों को भी पैसे मिलने चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी आपने बात की। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। आपको कोई मतलब आपकी इन बातों में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस शायद नहीं आई। अगर आपको, मैंने अभी पिंडी भेजा, ये मैंने अपने 4 नुकात दी, मैंने इस्लामाबाद भेजा, मुझे इस्लामाबाद से रिस्पांस PTI ने, वजीर आजम ने नहीं दिया, लेकिन इस पिंडी वालों से मुझे रिस्पांस आया। अच्छा। उन्होंने कहीं इनडायरेक्टली मुझे एंगेज किया। 2 घंटे तक मेरे साथ बैठकर मेरे मंसूबों को समझा और उन्होंने कहा कि ये आईनी इस्लाहत है, ये आईनी तरीके हैं उन मसाइल को जिसमें अगर किसी और तरीके से हल करेंगे सूबा और मरकज आपस में दस्तो गरेबान हो जाएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगी, ना खुदाई मिलेगा ना विसाले सनम। तो बेहतर यह है कि ये आईनी तरीका है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो मैंने एक और आईनी तरीका हम चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आप अगर बताएं, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, 18th अमेंडमेंट के बाद अगर जब नहीं थी तो सूबे कहते थे जी हमारे वसाइल और हमें विफाक से हमें मायूसी मिलती है, हमारे पैसे रोक दिए जाते हैं, ऊपर से डिक्टेशन होती हैं, सूबे को खुद मुख्तार किया जाए, अवाम में मायूसी है। जब अब सूबे खुद मुख्तार है तो विफाक कहता है कि अभी भी 18th अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ों के अमेंडमेंट की ज़रूरत है, लेकिन सिंध कहता है हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बलोचिस्तान कहता है कोई कॉम्प्रोमाइज़। तो हल क्या? मैंने क्या कहा, ना अहली, ना तजुर्बेगारी और ना लायक। 18वीं तरमीम को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। 18वीं तरमीम से पहले घोड़ा, ये गाड़ी को पहले ला रहे, घोड़ा है ही नहीं। घोड़ा क्या? आर्टिकल 160 जो मैंने आपसे कहा कि असल चीज वसाइल है। वो शौकत तरीन साहब जब यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत में वजीर खजाना थे तो उन्होंने जो कौमी मालियाती कमीशन 7वां था, 18वीं तरमीम का कसूर ही नहीं है। आर्टिकल 140A की गलत तशरीह करके पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान, यानी सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में PMLN और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने
वो बल्दियात के सारे इख्तियारात और वसाइल वापस ले ली, ओहो। जो कि आर्टिकल 140 के मुनाफी मेरी पिटीशन 5 साल से पड़ी, चलवा दें, मसला हल, बल्दियात का मसला हल हो गया। 18वीं तरमीम को छेड़े बगैर आप आर्टिकल 160 में कौमी मालियाती कमीशन बनाए, बराह रास्त शहरों को, बल्दियात को, कस्बों को पैसा दें, बिल्कुल आपका दूसरा मसला हल हो गया। K4 का मसला हल हो गया, कचरा उठाने का मसला हल, सीवरेज का मसला हल, और सारे वसाइल और जो इख्तियारात का मसला हल, और सर्कुलर ट्रेन कराची को अलग आपको मिल तो जाए। ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट, हमारी अदालतें इन सब चीज़ों को देख तो रही हैं। देखिए, वो ये नहीं कहेंगी ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहिए, वो नहीं कह रही, अदालतें नहीं कहेंगी कि ये आर्टिकल की शक इस्तेमाल करके हुकूमत ये काम करे। वो तो हुकूमत अगर जहां भी नाकाम होगी और उसके पास जो वक्त था तो वो भी उसको आड़े हाथों लेगी, वो एक अपनी जगह पर इदारा है। चलें, अब हम आते हैं सिंध में। सिंध में पानी का तनाज़ा फिर से छिड़ गया है और सिंध हुकूमत का फिर से कहना है कि वफाक हमें अपने हिस्से का पानी नहीं दे रहा। और हम देख रहे हैं 90 से लेके अभी तक, और इंटरनेशनल लॉ पे जब हम नज़र डालते हैं तो एक मुल्क दूसरे मुल्क का पानी नहीं रोकता, तो पानी मतलब बराबरी से तकसीम हर हुकूमत क्यों ऐसा करती है? जब नवाज शरीफ साहब आते हैं तब सिंध कहता है, या ये सिंध का इल्ज़ाम आप कहते हैं किस हद तक सही नहीं है? देखिए, सिंध का इल्ज़ाम मैं नहीं कहता कि गलत होगा, उसमें भी कोई ना कोई वजन होगा, लेकिन एक तरफ आप मजलूम और दूसरी तरफ आप जालिम और जाबिर हुक्मरान हो, और 12 सालों से 13 सालों से गुज़िश्ता 13 सालों से बिला शिरकत गैरे अपनी जो भी आबादी है वो बहुत सवालिया निशान है उस पर जो आपकी सीटें हैं वो मसनूई आपकी अक्सरियत पर आपने शहरी सिंध को इतना दबा कर रखा हुआ है कि यहाँ के मैंडेट और उसके वजूद से ही इनकार किया। सर NA 249 तो कराची से फिर पीपल्स पार्टी जीत गई। देखिए, कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, हर जबान बोलने वाला, हर सियासी जमात का शहरी यहाँ वोटर है यहाँ पर, इससे तो इनकार ही नहीं। और बल्दिया टाउन को रिवायती तौर पर उर्दू बोलने वालों की या MQM की सीट रही भी नहीं, कभी जीती कभी हारी कभी जीती, मिक्स है। तो जब अच्छा वक्त था उस वक्त भी हारी, तो अब तो बहुत बुरा वक्त है, अपने करतूत अपनी हरकतों से भी आप तो जो सीटें 4 मिली हैं वो भी अगली बार आप लुटाने के लिए तैयार है। अच्छा, तो वो MQM की कहानी बिल्कुल मतलब सिंध में जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने इस बिल को मुस्तरद किया है, तो मतलब बड़ा मतलब इखलाकियात का फुकदान देखा गया। सोहेल, ये पानी के इस मसले पर उन्होंने आज करारदाद पेश की हुकूमत सिंध ने, लेकिन मतलब MQM पाकिस्तान और बाकी पार्टियों ने कहा कि ये नहीं तो इस पे बड़ी मतलब मैं हालात। 18वीं तरमीम के ऊपर आज तक उर्दू बोलने वाले या जिन्हें महाजिर कहते हैं सिंध के शहरों में रहने वाले उनको कुछ लोग वर्गलाते, मैंने या हैदर भाई ने 18वीं तरमीम पास कराई, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में क्लियर किया 18वीं तरमीम पूरी कर पढ़ दे। 106 तरामीम थी आइन में, उसमें एक भी ऐसी हो जिससे कि कराची का मसला सूबे के वडेरों का माइंड सेट है। वो मरकज से पानी मांगते हैं, लेकिन कराची का 65 करोड़ गैलन पानी का K4 का मंसूबा 12 साल से एक पानी की लाइन नहीं डाली उन्होंने। किंजर लेक से जो पानी आना है उसके डिजाइन में अभी तक तब्दीलियां हो रही हैं। तो एक तरफ आप मजलूम बंदे, दूसरी तरफ आप हद दर्जे के जालिम और जाबिर हैं। कराची को एक गिलास एक कतरा पानी, अच्छा जालिम जाबिर 12 साल में, सुन ले ये बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं लाड़काना, खैरपुर, शिकारपुर, दादू के अपने सिंधी बोलने वाली बेटियों, बहनों और भाइयों और बेटों के साथ हूँ मैं, कि 18वीं तरमीम पर मैं उनके साथ हूँ। मैं गैस, बिजली, तेल, पानी, इस इशू पर मैं आपके साथ हूँ। उसकी रॉयल्टी भी आप, बंदरगाह की रॉयल्टी भी आपको दिलाने की, लेकिन अगर मेरी ये सिंध के वडेरे कराची को 12 साल से जो K4 का पानी अगर वो नहीं देंगे तो मैं किस दिल से उनकी वो लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है। और दूसरा फिर इसी तरह कचरा उठाने का निजाम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने क्यों लिया? ये सारा ये मेयर का होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं गटर वाटर बोर्ड, पानी, ये पानी और सीवरेज का बोर्ड है वो आपको नहीं लेना चाहिए। सर्कुलर ट्रेन आपको लोकल गवर्नमेंट को देनी चाहिए। आपको मैट्रिक तक स्कूल्स, कॉलेज भी शायद देने चाहिए। आप थोड़ी सी यूनिवर्सिटी चलाएं, हायर एजुकेशन को आप देखें, तो ये काम बटेगा तो ये काम आगे बढ़ेगा, वरना लाखों स्कूल है पूरे सिंध में, एक वजारत तालीम सिंध की चला ही नहीं सकती इतने स्कूल। ठीक है, आप मेयर भी रहे और MQM का मतलब स्टेक रहा सिंध में, और सिंध की दूसरी बड़ी जमात और वफाक की तीसरी बड़ी जमात, उस तमाम इस लॉस का जो आज आपने कहा बुरे दिन चल रहे हैं, बुरे हालात हैं MQM के, हर तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि ये फारूक सत्तार साहब ने नुकसान दिया MQM को। क्या कहेंगे ऐसे जो इस तरह के अल्फाज कह रहे हैं आपके लिए MQM बहादराबाद से? फारूक सत्तार साहब ने नुकसान दिया तो अब तो फारूक सत्तार अलग है ना आपसे, आपने अलग किया ना, तो चले मैं जब तक था उसको छोड़ दें, उसके बाद आपने
मजीद बर्बादी की, मजीद आप जमीन में एमक्यूएम को गिराकर अब उससे नीचे ले जा रहे हैं। 4 साल की बल्दियाती आपकी कारकर्दगी कह रही, कोई एक मंसूबा ऐसा हो जो आप लोगों को दिखा सके। आपके वसाइल का मैं मानता हूं, मैं जब मेरे था मेरे पास भी इतने वसाइल थे। आपके इख्तियारात कम, मैं मानता हूं मेरे पास भी इतने थे। उसके बावजूद हमने एक कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज बनाया, पहला मेडिकल डेंटल कॉलेज किसी बल्दियात में। मारीपुर से ट्रक स्टैंड हमने शिफ्ट किया। हमने अब्बासी शहीद अस्पताल को जिना और सिविल से ज्यादा मयारी और मिसाली हॉस्पिटल बनाया। लाइफ सेविंग ड्रग्स और दवाइयां महंगी से महंगी भी अब्बासी में आपको दस्तयाब थी। आज अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। अच्छा, पेंशन के पैसे आप खा गए। अच्छा फारूक साहब, फारूक लगारी साहब ने बेनज़ीर साहिबा का तख्ता उलट दिया, फिर हमने देखा कि होम मिनिस्टर और जरदारी साहब के पुराने मतलब 40 साल की दोस्ती जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया, फिर हमने चौधरी निसार को भी देखा। ये तमाम जो आपके लिए कहा जा रहा है कि फारूक सत्तार ने इसी तरह ही एमक्यूएम को नुकसान पहुँचाया, नज़रियाती थे और एमक्यूएम के फाउंडर मेंबर थे और एमक्यूएम के सब करता धरता फारूक साहब थे, अचानक 1.5 इंच की मस्जिद बना दी। देखें, अगर मैंने किसी के कहने से किया ये स्क्रिप्ट है, फर्ज करें नुकसान पहुंचाने, तो मेरा तो फिर ज्यादा नुकसान हुआ कि भाई मेरी तो कौमी असेंबली की भी सीट बिल्कुल छीन गई, मेरी पार्टी मुझसे छीन तो गई। मुमकिन है आपका वो डिसीजन सही नहीं हो। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद है कि चले मैं फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी यानी वक्त बचाने के लिए मान लूं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि चले अब तो मेरी तो बहस ही नहीं है ना, अब आप है ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ने एमक्यूएम को कौन सी वुसअत दी, लोगों में उन्हें उसकी कबूलियत में इजाफा किया, उसका एतबार दोबारा हासिल किया और अब अगले इलेक्शन में आप सर उठाकर जाएंगे। मलिर की सीट देख ली आपने, बल्दिया टाउन की सीट देख ली, आप 6ठे नंबर पर हैं। फारूक भाई के जमाने में 3रे नंबर पर थे बल्दिया टाउन में, आज आप 6ठे नंबर पर हैं। तो किस बेस पे आप कंपेयर कर रहे हैं, या कौन कंपेयर कर रहा है जो ये कह रहा है? और उसके बावजूद भी फारूक भाई अकेले खड़े हैं। उनका जलसा देख लें 26 मार्च का, यौम तासीस पे 37 और आपका 25 मार्च का निश्तर पार का देख लें, वहां वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने आए थे, केएमसी और डीएमसी के लोग। फारूक भाई के पास 1200 नए बच्चे, यूथ, फ्रेश ताजा दम चेहरे, नौजवान, एक नई क़यादत फारूक भाई ने 2.5 साल में मेहनत करके गली गली मोहल्ले, जामिया, तालीमी इदारों में जाके और बरादरी के साथ अपने आप को कनेक्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्रेडिबिलिटी यानी साख की बुनियाद पर, अपनी कबूलियत, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी की बुनियाद पर, अपनी कनेक्टिविटी, वसीतर राब्ते की, और 35 साल का फारूक भाई तो उसी घर में रहते हैं जिस घर में 50 साल पहले प्राइमरी क्लास 1 में आए थे, मेयर बने, वजीर वो जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, वफाकी वजीर, सूबाई वजीर, 5 मरतबा कौमी असेंबली, 2 मरतबा सूबाई असेंबली, फिर भी वहीं रहते हैं, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। आप कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले गए? तो ऐसे आदमी के किरदार और अमल से पार्टी को नुकसान पहुंचा, तहरीक को, या आपके अमल और किरदार से? अच्छा, जिस और अगर लंदन से भी पार्टी को निकालना था, अलग करना था 23 को, तो वो भी फारूक भाई खड़े हुए तो लोगों ने उस बात को माना। आप में से किसी में अखलाकी जरूरत थी कि ये काम करना? अच्छा, आपने साइबेरिया के परिंदों की जिक्र किया, तो कुछ परिंदे क्या एमक्यूएम बहाली कमेटी और फारूक सत्तार साहब की छतरी के तले भी आएंगे एमक्यूएम बहादराबाद से? देखें, वो तो हर जगह इस तरह के परिंदे मौजूद हैं। अच्छा, इसमें तो कोई तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए वो फिर मैं आप बताऊंगा आपको, लेकिन मेरा जो पार्टी से अलग होना था वो मेरी चॉइस नहीं थी। उन्होंने अपने मफादात को तरजीह दी और कौमी मफाद को उन्होंने दाव पर लगा दिया। जो मेरे साथ, मैं इज्तिमाई मफाद के लिए काम करता हूँ, अपने साथी मफाद के लिए नहीं। उसकी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। अब आप कह रहे हैं कि परिंदों की बात कर रहे हैं, तो देखें वो जो साथी बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं वो आपके साथ सिंसियर हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बहादुराबाद में जो लोग मौजूद हैं उनमें लोग सिंसियर नहीं, उनमें भी बड़ी तादाद में लोग सिंसियर है, कुर्बानियां दी हैं और उन्होंने कोई हैंकी पैंकी भी नहीं की, अपने जाती मफाद के लिए काम नहीं किया। तो वो सारे लोग मेरे हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब फारूक भाई को वापस एमक्यूएम मिलेगी और कब फारूक भाई और अच्छे लोग जो पार्टी को मिलकर पार्टी को चलाएंगे। अच्छा, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मेरे लिए भी मेरी पहली चॉइस। ठीक है, अगर फारूक भाई ने तबाह बर्बाद किया होता ना, तो फारूक भाई आज भी ना नई पार्टी बनाई,
न किसी और पार्टी में गए, न मुल्क छोड़ के गए। बिल्कुल। और वहां जितने भी मेरे साथी मौजूद हैं, जरा अपने गरेबानों में झांके, उनमें से कई लोग पार्टी पर जब बहुत बुरा वक्त आया ना, वो मुल्क छोड़कर भी चले गए। आगे बढ़ते हैं सर। एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम के साए में जितनी भी अब तंजीमें कह लें या लोग कह लें, वो कहते हैं जी कराची का बच्चा आज राइडर बना है, हमें बड़ी तकलीफ होती है और बाइकियाँ चला रहा है। और जब कराची में आपको और सिंध में मैंडेट रहा, आप हुक्मरान बने, मिनिस्ट्रियाँ थी आपके पास, तब आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट की, कितने लोगों को रोजगार दिया। और जब पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं तो वो भी जब भी कोई ऐसी कोई बात आती है तो मरसू मरसू के नारे लगे होते हैं। और वो सिंध कार्ड, महाजिर कार्ड, आपको लग रहा है अब इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए? मतलब अभी तक वही चूरन बिक रहे हैं। चूरन तो यही बिकेगा क्योंकि रिवायती सियासत है, मौरूसी सियासत। तो अब कब निकलेंगे सर? आगे बढ़ना चाहिए, आवाम को आप वो करें, उसको शऊर दें। मैंने तो कौमों जबानों से हम आगे बालातर हो जाएं। अब हम मेरे नैरेटिव में 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि वो कहते हैं ना कि चेहरे नहीं, निजाम को बदलना है। कुछ चेहरे पुराने भी हो, लेकिन अगर निजाम नहीं बदलेंगे आप, तो आप कभी भी लोगों की देखो, निजाम बदलने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ने कितना रोजगार लोगों को दिया। पीपल्स पार्टी ने 2.5 लाख नौकरियां दी या 3 लाख या 4 लाख, ठीक है, लेकिन क्या ये मसले का हल है? ये मछलियां आप पकड़ पकड़ के दे रहे हैं लोगों को। आपको मछली पकड़ने, लोग खुद रोजगार देने वाले बने जी। उनको छोटा कर्जा सरमाया आप दें, उनकी सलाहियतों के मुताबिक उन्हें इंसेंटिव, तरगीबात, जमीन मुफ्त दें। जो लैंड ग्रैबर्स ले जाते हैं, जो बड़े बड़े माफियाज हैं बिल्डर, उसमें जो वो जमीनें वो ले जाते हैं, गोट खाली करा देते हैं, उनको उनका मुआवजा नहीं देते, उनकी मर्जी के खिलाफ खाली करा देते हैं। तो जहां लोगों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा, ऐसी जमीनें पढ़े लिखे नौजवानों को दी जाए, छोटे कर्ज। आमिर खान साहब की मैं स्पीच सुन रहा था कि उनकी जब तकरीर जब मैंने सुनी तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत तासुबबाजी करती है और कराची का हक खाती है, कोटा सिस्टम पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब कराची वालों को आगे बढ़ना चाहिए, कराची को सूबा बनाना चाहिए। तो मतलब इस तरह के शोशे छोड़ना और मतलब कहें कि वोट लेने का तरीका है, फिर अपनों का वोट अपनों को, मतलब हमें बीइंग पाकिस्तानी अब आगे 2023 में क्या स्ट्रेटजी? एमक्यूएम क्या अभी इसी पर ही रहेगी और पीपल्स पार्टी भी इसी पर कि जी आए हमें देही वोट मिले और एमक्यूएम अपनी शहरी वोट को ही कैश करेगी? देखिए, सूबे की ख्वाहिश रखना या मुतालबा करना कोई गुनाह या जुर्म नहीं है, पहली बात ये। सिंध इसका मुतामिल है। सुने, वो मैं उसी पर आ रहा हूं, लेकिन मैंने तो स्टार्ट इस तरह बात की। दूसरी मेरी बात कि 1970 से जब 1 यूनिट फिर टूटने वाला था, उसके बाद 4 ही सूबे बनने कर वहां मशरकी पाकिस्तान, वो तो फिर अलग ही हो गया। ठीक है। तो उस वक्त भी याहिया खान के ज़माने में ज़रूरत महसूस हुई थी और याहिया खान के ज़माने में 19 सूबों का फार्मूला उस वक्त के बहुत सारे दानिश्वरों ने पेश किया। इसका मतलब इंतज़ामी यूनिट्स का बनना कोई मुल्क की बुनियादों को या किसी भी तबके के हुकूक एक दूसरे से छीनने के बराबर नहीं है। ये मुल्क में इंतज़ामी आसानी, तो उसूल ये है। लेकिन अगर कोई सूबा सेंसिटिव है, ठीक है ना, ठीक है, और अगर आपने वहां पर अपना पूरा मुकदमा नहीं लड़ा, बल्कि अपनी कारकर्दगी भी ना हो और उसका मलबा भी आप दूसरे पर डालें और एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें सूबे का मुतालबा करके, तो पहले आपने लगाया कि इख्तियारात नहीं बल्दिया में, तो आप 4 साल रहे क्यों? वो भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। फारूक साहब इस बत्ती के पीछे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। मैंने यही तो कहा कि मेरा ये कहना है कि मैं सिंध के वडेरों, हुकूमत सिंध को मैं 5 साल की वार्निंग दूंगा कि ये तुम्हारा दौर इख्तिदार मुकम्मल होगा, उसके बाद फिर मैं आज़ाद हूंगा इंतजामी यूनिट, सूबा या जिसका भी मुतालबा करूं। मैं एक टाइम लाइन दूंगा और उसमें अपनी कारकर्दगी भी डिलीवर करके दिखाऊंगा जितना इख्तियार मेरे पास होगा, और अवाम को मोबिलाइज करके जो इख्तियारात लेने वो भी लेके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। फारूक और दूसरा सूबाई खुद मुख्तारी और सूबे के इख्तियारात के लिए जैसे भी हुकूमत सूबे की वडेरे हैं, जागीरदार हैं, उनके और आम गरीब सिंधी भाइयों के साथ जो जमींदार हैं, किसान हरी, उनके साथ भी खड़ा हूँगा। लेकिन कराची में हर जबान बोलने वालों के आगे हाथ जोड़ के जाऊँगा, कहूँगा कि हम सिंध की वसाइल खुद मुख्तारी के लिए लाड़काना, खैरपुर, दादू, शिकारपुर के साथ हैं, लेकिन कराची की सिंधी बोलने वालों को कराची के पानी के लिए अब हमारे साथ होना चाहिए, कराची की सर्कुलर ट्रेन के लिए हमारे साथ होना चाहिए, चाहे उसके लिए सिंध के वडेरों को चैलेंज करना पड़े, उनसे लड़ना पड़े। एक लड़ाई हमारी मुश्तरका होगी वफाक के खिलाफ
और एक लड़ाई हमारी चले इन्वर्टेड फारूक ये साहब स्ट्रैटेजी ने ये स्ट्रेटेजी भी आपने मेरे ख्याल में आज मैंने सुनी है, इससे कबल आपने कुछ कहीं दिनों से बात कर रहा हूँ। अच्छा चले आगे आगे बढ़ते हैं सर। आप मतलब अब एक अलग मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और नजरियाती नौजवानों पर आप काम कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। जनरल इलेक्शन 2023 में कितनी जगहों से कैंडिडेट खड़े होंगे एमक्यूएम बहाली कमेटी के? पहली बात तो मेरी दुआ है कि एमक्यूएम बहाली कमेटी को इस तरह इलेक्शन में ना जाना पड़े। एमक्यूएम ही सिंध के शहरों की 3 दहाइयों में एक जमात बन गई है। उसकी खराबियों और बिगाड़ को दूर करके तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 65% 40 साल 35 साल से कम उम्र के नई क़यादत तो नौजवानों को लाना है और डाइवर्स करना, हर जबान बोलने वाला, हर मजहब का, हर मसलक का। तो ये अगर 35 रुकनी राब्ता कमेटी जिसमें 24 नए हों, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। यही करना पड़ेगा, यही बचत है, यही सर्वाइवल है। पूरे एमक्यूएम बहादुराबाद के लोग इसको सपोर्ट करेंगे। एक शहर की हैसियत से कराची, वहां भी अब इस बात का एहसास और रियलाइजेशन हो रही है। ओके। और जो मुल्क के स्ट्रेटेजिक लेवल पे पॉलिसी साज लोग हैं, चाहे इस्लामाबाद में हो चाहे पिंडी में हो, उन्हें भी ये सोचना होगा और वहां भी ये सोच विचार हो रहा है कि इस खला को पूर्ण करने के लिए नेचुरल प्रोसेस में हो, सबको एक जगह जमा उसूलन होना चाहिए, इनके रास्ते की रुकावटें दूर वो जो सब जमा होंगे उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं, पीएसपी मैंने कहा है सब, इसलिए मुझसे स्पेसिफिक पूछेंगे तो आज कुछ लोग मुस्तफ़ा कमाल पे इत्तेफाक नहीं करते, कुछ कल नहीं करते थे लेकिन आज करते हैं, तो इसलिए ऐसे सवाल मेरे लिए मानी नहीं रखते। मैं जब सब कहता हूँ तो अब मुस्तफ़ा कमाल होना हो, लेकिन जो मुस्तफ़ा कमाल के साथ एमक्यूएम का कारकुन है जो सिंसियर है उसे होना चाहिए। मतलब मैं तो उस वर्क फोर्स की बात कर रहा हूँ ना, जो आज कश्ती बेबाद में रडालेस बोट की तरह इधर उधर कुछ फंक्शनल में जा रहे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, है ना, वो किसकी तरफ देखें। मैं उनको एक शेल्टर देने के लिए कह रहा हूँ कि सबको जमा करूंगा जो एमक्यूएम के धड़े हैं, पहली बात। और सिर्फ यहीं तक नहीं, कराची अब ऐसा शहर नहीं है कि एमक्यूएम के सारे धड़ों को मिला दे तो मसला हल हो जाएगा, नहीं होगा। पूरा सिंध विजिट करेंगे, पूरा सिंध भी, और पहले कराची में जो बाकी सियासी कुव्वतें हैं, अच्छा, उनके साथ भी मिलकर एक एजेंडा बनाना होगा कि कराची को ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हर जबान बोलने वाला, हर पार्टी का वोटर और हर पार्टी कुछ कामों में एक साथ मिलकर, और मैंने जो ये मंसूबा भेजा जहां मैंने कहा कौमी मालियाती कमीशन में शहरों और बल्दियात को भी वसाइल मिले मरकज से, वहां मैंने ये भी कहा कि 25 रुकनी, एक कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, एक लाहौर, पेशावर, कोयटा और फिर हैदराबाद, लाड़काना, शिकारपुर, हर शहर का एक डेवलपमेंट कमीशन बनाए और उसमें एक पार्टी नहीं, जो पार्टियां में नुमाइंदा हो, 4-5 बड़ी पार्टियां, उनके मोतबर लोगों को, काबिल कबूल लोगों को, हर पार्टी में सारे लोग अच्छे नहीं लेकिन हर पार्टी में कुछ लोग अच्छे हैं, तो एमक्यूएम के कुछ अच्छे लोगों को ले लें, तीनों धड़ों के, पीपल्स पार्टी के, पीएमएलएन के, पीटीआई के, बहुत बड़ा काम है ये। आपको लग रहा है इतना आसान है? यही काम अब कराची और पाकिस्तान के लिए निजात का रास्ता है। आप लिख लें, 10 साल बाद आप किसी के साथ प्रोग्राम करेंगे, आप मुझे याद करेंगे, बोलेंगे फारूक भाई ने कहा था, काश उनके इस फार्मूले पर अमल दरामद हो जाता। मैं इतने वसूख के साथ कह रहा हूं। अच्छा, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं अकेला, और मेरी अगर एमक्यूएम मुझे भी मिल जाए, मैं कितना ही तीर मार लूं, अकेली एमक्यूएम कराची में 1100-1200 अरब अगर मिलते और जो मिलने चाहिए और हम लेंगे, हमारा अकेला मेयर है, किसी भी पार्टी का अकेला मेयर, कोई पार्टी अकेली ये 1100 अरब रुपए को डिलीवर नहीं कर सकती जब तक सारी पार्टी के अच्छे लोग इसमें ओनरशिप ना दें। ये कराची की पहली यूनाइटेड जॉइंट ओनरशिप का प्रपोजल है, इसके अलावा रास्ता नहीं है। सिविल सोसाइटी, यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म सब उसमें होंगे, मतलब अच्छा, वो वॉच डॉग होंगे, वो हमारे सर्वे के काम करेंगे, वो क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे, सबका रोल है। हमने अपनी वर्क फोर्स को, अपने बच्चों और नौजवानों को यूज ही उसके लिए, मतलब आप तो जैसे पब्लिक में तो आप पहले ही हैं, तो मतलब बहुत चैलेंज, और पूरे सिंध को विजिट करना, एक एक शहर में जाना, काउंसलिंग करना लोगों की। देखें, मैं अपनी जात तक सारी चीजें महदूद रखूंगा तो मुझे हर जगह जाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं अगर वो लीडरशिप तैयार करूं, हर शहर के लीडर तैयार करें, हर हम डिस्ट्रिक्ट के लीडर तैयार करें, तो वो हमारा मॉडल होंगे ना, वो रेप्लिकेट करेंगे। बिल्कुल ऐसा, वो हमारी आइडियोलॉजी कैरी करेंगे, डिसिप्लिन कैरी करेंगे, करप्शन में नहीं जाएंगे, पैसों को देख के उनके कदम नहीं डगमगाएंगे, वो अवाम का दर्द और अल्लाह का डर दिल में रखेंगे, पुरखुलूस और बेलौस खिदमत का जज्बा रखेंगे। ये मयार होना चाहिए हमारी लीडरशिप का।
आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, एमक्यूएम के लिए अक्सर कहा जाता है कि वफाक में हिस्सा बन जाते हैं कुछ मिनिस्ट्रियों की वजह से, तो आपको लग रहा है कि आमिर खान, ख्वाजा इजहार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन वहाँ पे भी मौजूद हैं, इन सब का माइंड चेंज होगा और ये सब एक होंगे? ये बहुत बड़ा मिशन आप लीड कर रहे हैं, ठीक है, हमारी नेक ख्वाहिशात साथ हैं, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको लग रहा है सबको आप एक नज़रिए पे ले आएंगे और फिर ये नहीं कहा देखेंगे कि एक हुकूमत बनी और एमक्यूएम फिर उसी साइड हो गई और सिंध और कराची ऐसे ही पड़ा हुआ जो है? भी इस वक्त एमक्यूएम का सरबराह है वो खालिद मकबूल भाई है, भले कोई और हो, उस सरबराह को ये तय करना, सोचना कि मेरे साथ किस तरह काम करना। और मैंने ये जरूरी शर्त नहीं रखी कि मैं ही लीड कर रहा हूँ, लेकिन हमारे दरमियान रोड मैप तय होना चाहिए कि इस बिगाड़ और खराबी को दूर करना है। उसके लिए अगर कोई लोग उसकी वजह बन रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, क्या वो आपके साथ इस तरह चलेंगे? जो नहीं चलेंगे वो पीछे रह जाएंगे। जिस एजेंडे को मैं कह रहा हूं, जिससे कि ऑल इंक्लूसिव, ऑल पार्टिसिपेटरी, शिरकती, शमूलियती, आपकी बातों से जहां तक हम समझे हैं मतलब एक होने जा रहे हैं, एक होना चाहिए, उसके अलावा रास्ता नहीं है। Okay. मेरी बातों को समझे, मैं एक ऐसे विजन की बात कर रहा हूं जो मेरे 35 साल के तजुर्बे का निचोड़ है, और मेरे जो 35 साल में मेरी ज़ात से मुंसलिक कम से कम तनाज़े, किसी की ज़ात इंसान में कोई ख़ता से मुबर्रा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई गलती से मुबर्रा नहीं है, किसी के साथ तनाज़े से लेकिन कम से कम तनाज़े, कम से कम एलिगेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात आपने अच्छी की, अगर कोई नहीं आएगा पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, बाकी काफिला आगे बढ़ेगा, नए लोग आ रहे हैं, अब आपको उनको जगह देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप उनको जगह ना दें। चलें, आप क्या पैगाम देंगे हमारे तालिब इल्म, हमारी यूनिवर्सिटी के तलबा को जो पास आउट होकर अब अमली अपनी ज़िंदगी में आएंगे, कैसे मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए वो काम करें, किस माइंड सेट के साथ आएँ, पॉलिटिक्स में आएँ या किसी भी शोबे में आएँ, किस तरह मुल्क में उतरें? वो देखिए, पॉलिटिक्स में जो एक तशद्दुद का आंसर था, अल्लाह का शुक्र है कि वो अब लोग रियलाइजेशन और लोग समझ गए हैं कि हमें मकालमे से मसला हल करना है, जमहूरी तरीकों से करना है, सियासी तरीकों से। तो एक तो ये अच्छी सी स्टेप, लेकिन खला है, अच्छे लोगों की जरूरत। यही वक्त है कि अच्छे घर के नौजवान, अच्छे घर के बेटे बेटियां अब पॉलिटिक्स में आ जाए, क्योंकि अब वो डर नहीं है उस तशद्दुद का जो पहले उन्हें लाहक था, जो गंद आ गई थी। अब वो आएंगे तो वो मौरूसी सियासत का भी सामना कर लेंगे, वडेरों जागीरदारों जो मोनोपोलीज, इजारादारियां, तो नजरिए के साथ आए, उस पर कायम रहे। कौम परस्ती की सियासत और जबानों की सियासत को मतलब फारूक साहब खत्म करने जा रहे हैं। देखें, मैं तो कह रहा हूँ ना, ऑल इंक्लूसिव, मैं तो कह रहा हूँ कि उन सारी चीजों से ऊपर उठकर, बालातर होकर, क्या बात है, किसी चीज को मुश्तरका तौर पे ओनरशिप दें। ये मत देखें मैं कौन सी जबान बोल रहा हूँ, मेरा मसलक मजहब क्या है, ये मेरी आपकी, हम डूबेंगे साथ, तैरेंगे साथ। हमारी इसी इख्तलाफ और लड़ाइयों की वजह से हम सब डूब जाएंगे। तो तैर कर किनारे पहुंचना है तो एक दूसरे को साथ लेकर किनारे पे पहुंचना, वरना ना मैं अकेला पहुंच सकता हूँ ना तुम अकेले। तो नौजवानों के लिए कि अगर नजरिया हो, इस्तकामत हो, खुलूस हो, तो यकीन माने कि, और मायूसी गुनाह है, तो कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, नौजवानों का दौर आए। बहुत अच्छी बात की जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। आप चेयरमैन हैं एमक्यूएम बहाली कमेटी के, और प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि कब हम, और स्पेशली कराची वाले, रंग नस्ल ज़बान की सियासत से बालातर होंगे, कब तक मतलब इस तरह के नारे लगा के और आवाम की सिंपथी का वोट लिया जाएगा। वोट परफॉर्मेंस का होना चाहिए और हम एक कौम बन के सामने आए। मुझे इजाज़त दीजिए उसी उम्मीद के साथ कि मजबूत मुस्तहकम बनने में अब कुछ थोड़ी सी देर है। अल्लाह हाफ़िज़।